नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप किसी भी राजनीतिक दल का अगर चुनाव में क्या प्रदर्शन होगा इसका अगर आकलन करेंगे, चुनाव का विश्लेषण करेंगे, चुनावी संभावनाओं का, तो दो तीन चीजें जो ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है, उसमें सबसे पहली आवश्यकता होती है बिहार जैसे राज्य में जब हम किसी राजनीतिक दल के चुनाव की संभावनाओं, परिणामों का आकलन करते हैं तो सबसे पहले ध्यान जाता है कि उसका बेस वोट क्या है। क्योंकि अगर वर्तमान समय में देखेंगे तो हम हर राजनीतिक दल का कुछ ना कुछ बेस वोट है। और अगर हम उदाहरण के लिए समझने का प्रयास करें तो शुरुआत करते हैं चिराग पासवान से। चिराग पासवान की राजनीति का पूरा दारोमदार निर्भर करता है पासवान जाति का जो एक तरह से परफॉर्मेंस होगा, उसी के आधार पर चिराग पासवान की चुनावी सफलता निर्भर करेगी। मुकेश सहनी की बात करेंगे तो मुकेश सहनी के साथ मुकेश सहनी का समाज, मुकेश सहनी का निषाद समाज कितना मुकेश सहनी की मदद में आगे आता है, उसी आधार पर मुकेश सहनी की राजनीतिक संभावनाओं का हम आकलन कर सकते हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, कोई भी हो। वैसे ही अगर हम बात करते हैं जब राष्ट्रीय जनता दल की, हम जब बात करते हैं बिहार के विपक्ष की, बिहार विपक्ष मतलब एंटी बीजेपी फोर्सेज की, क्योंकि बिहार में दो गठबंधन है और दोनों गठबंधन का नेतृत्व आप कह सकते हैं कि दो राष्ट्रीय दल है उसके अंदर। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है। साथ ही दो बड़ा क्षेत्रीय दल दोनों गठबंधन में बटा हुआ है, एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल है, दूसरा तरफ जनता दल यूनाइटेड है। और इन्हीं के इर्द गिर्द आप कह सकते हैं ये चुनावी लड़ाई होती है। अगर हम बात जब करते हैं महागठबंधन की तो पूरे महागठबंधन का, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, जो भी हो, लेकिन इन सब के बीच जो आधार वोट है वो माना जाता है कि एम जोड़ वाई, मुस्लिम प्लस यादव वोट बैंक। और इस मुस्लिम प्लस यादव वोट बैंक में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका, जो एक टांग पर आज 1990 से लेकर 1990 के बाद से लगातार विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के साथ एक टांग पर जो समाज खड़ा रहा, वो समाज रहा है मुसलमानों का। क्योंकि अगर हम 2014 से देखें तो कई विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में यादवों का वोट बटा है, बीजेपी की तरफ गया है कई कारणों से। अलग अलग मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, उसका दोहरा देता हूं केवल ब्रीफ में। कई ऐसे विधानसभा सीट जहां पर कि अगर महागठबंधन के उम्मीदवार अगर मुसलमान होते हैं तो यादव भी वहां पर मतलब एंटी मुस्लिम हो जाते हैं, वहां पर वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। और ये चीजें तो तब और होती है जब बीजेपी का उम्मीदवार अगर यादव जाति से हो। जैसे लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, लोकसभा चुनाव में मधुबनी लोकसभा सीट, वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार यादव, आरजेडी का उम्मीदवार मुसलमान, तो वहां के पूरे यादव जाति के लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया, लगातार देते आ रहे हैं कई चुनाव से। अररिया लोकसभा सीट, जहां पर अगर आरजेडी के उम्मीदवार मुसलमान है तो वहां के स्थानीय यादव आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं देते, बल्कि वो बीजेपी के गैर यादव उम्मीदवार को वोट डाल देते हैं हिंदुत्व के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर। यह बिहार की राजनीति की सच्चाई है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम सीमांचल में यह बात जानने का प्रयास करते हैं कि सीमांचल में क्या कारण हुआ कि आरजेडी का वोट बैंक बिखर गया, एम जोड़ वाई बिखर गया, तो सबसे पहला कारण क्या है? कारण है जो तो मैंने बताया ही आपको किस प्रकार का लक्षण है। अब सवाल यह उठता है कि इनको एक साथ ला कौन सकता है? कौन सी ऐसी परिस्थिति होगी जब महागठबंधन, इंडिया अलायंस, जो सीमांचल में, विशेष रूप से सीमांचल में अगर हम राजनीति का, वहां के चुनाव का विश्लेषण करें मित्रों, तो हम क्या पाते हैं? हम वहां स्पष्ट रूप से दिखेगा आपको कि लड़ाई के तीन कोण है वहां पर। एक कोण में एनडीए है, दूसरा कोण है महागठबंधन का, इंडिया अलायंस का, तीसरा कोण एक बनाया है 2020 से एआईएमआईएम ने। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब तक मैं बता रहा हूं महागठबंधन या इंडिया अलायंस जब तक मुसलमानों को एआईएमआईएम से छीन कर नहीं लाएगा और यादवों को बीजेपी से छीन कर नहीं लाएगा, तब तक क्या आपको लगता है कि इंडिया अलायंस या महागठबंधन चुनाव में वो प्रदर्शन कर पाएगा जिसकी अपेक्षा आप यदि उसके समर्थक है तो कर रहे होंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब बेस वोट ही में बिखराव है तो फिर आप अन्य समाज वर्ग के लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं?
और इसको समझने के लिए मैं बताऊं आपको 2024 में क्या हुआ था। 2020 का विधानसभा चुनाव का अगर आप परिणाम का विश्लेषण करेंगे तो आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। 24 विधानसभा सीट है इस क्षेत्र में मित्रों, 24। क्या हुआ था? 24 विधानसभा सीट में मात्र महागठबंधन को 7 सीटें मिली थी। 7 सीट, 12 सीट एनडीए जीता था और उन 7 में भी, और एआईएमआईएम 5 विधानसभा सीटें जीती थी। उन 7 में भी आरजेडी 11 पे लड़ी थी 24 में, और आरजेडी को मिला था मात्र 1 सीट। कांग्रेस लड़ी थी 11 सीट, कांग्रेस को मिला था 5 सीट। कांग्रेस 11 लड़ी, जीती कितनी? 5। आरजेडी कितनी लड़ी? 11, जीती कितनी? 1। उसके बाद आइए एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं जिससे आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। इन 11 विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी ने 4 मुसलमानों को लड़ाया था। कांग्रेस ने 11 में 8 मुस्लिम लड़ाया। आरजेडी ने 11 में 4 मुसलमानों को लड़ाया। गौर कीजिएगा मेरी बात पर। कांग्रेस भी 11 सीट लड़ी, कांग्रेस भी 11 सीट लड़ी, 11 में मुसलमान 8। आरजेडी भी 11 लड़ी, मुसलमान उम्मीदवार कितने? 4। कांग्रेस के 8 में से 4 जीते, 50% का स्ट्राइक रेट था। आरजेडी का 4 में से 1 जीता। एक तो टिकट कम दिया, एक तो टिकट कम दिया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? और मैं बता रहा हूं। अब आइए चलते हैं एनडीए की तरफ। एनडीए में क्या हुआ? एनडीए में और किसी भी दल ने, केवल एक दल था, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, जिसने मुसलमान को लड़ाया था। 10 सीट लड़ रही थी जनता दल यूनाइटेड। बीजेपी लड़ रही थी 11 विधानसभा क्षेत्र में सीट पर, 24 में से। जनता दल यूनाइटेड के 4 उम्मीदवार लड़े, चारों हार गए थे। 4 के 4 हार गए थे। आरजेडी के 4 में से 1 जीते थे। कांग्रेस के 8 लड़े थे, 4 जीते थे। कुछ क्लियर हो रहा है? क्लियर ये हो रहा है कि वहां के मुसलमानों के लिए जनता दल यूनाइटेड, इसलिए जेडीयू का बाइकआउट किया लोगों ने, क्योंकि जेडीयू बीजेपी के साथ लड़ रही थी। दूसरे नंबर पर जिस दल का बाइकआउट किया मुसलमानों ने, वो दल था आरजेडी। सीपीआईएमएल के 1 उम्मीदवार लड़े थे, वो भी जीत गए, वो भी जीत गए। मतलब 8, 4, 12, 1, 13, 24 विधानसभा क्षेत्र में 13 सीटों पर महागठबंधन ने मुसलमानों को लड़ाया था। 13, 8, 4, 12, 1, 13। सीपीआईएमएल 1 लड़ाया, जीत गई। कांग्रेस ने 8 लड़ाया, 4 जीत गई। आरजेडी ने 4 लड़ाया, 1 जीता। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जब तक ये मुस्लिम और यादव एक साथ नहीं आएंगे, यादव चले गए बीजेपी के साथ। आप यादव वाला भी सीट देख सकते हैं। आप जहां जहां आरजेडी और बीजेपी के यादव टकराए, मैं पूरा आपको 24 विधानसभा क्षेत्र का बता रहा हूं, जहां जहां आरजेडी के और बीजेपी के यादव टकराए, देखिए जीत किसकी होती है। और जहां जहां महागठबंधन के यादव उम्मीदवार थे, क्या उनको यादवों का वोट मिला? आप गौर कीजिए, मैं विधानसभा वाई बता रहा हूं। नरपतगंज चलिए, अररिया जिला में, अररिया जिला में बीजेपी के भी यादव उम्मीदवार थे, आरजेडी के भी यादव उम्मीदवार थे। बीजेपी के यादव कौन थे? पहली बार चुनाव लड़ रहे थे जयप्रकाश यादव। और आरजेडी के यादव कौन थे? अनिल कुमार यादव। बीजेपी के यादव जीत गए थे, आरजेडी के यादव हार गए थे। चलिए, अब जहां जहां यादव उम्मीदवार है उसका मैं बता रहा हूं केवल आपको। उसके बाद देखिए, हाँ, उसके बाद 22 विधानसभा सीट पर, चूंकि वहां पर एआईएमआईएम जीती थी, एक तरह से कह सकते हैं 22 में जो है मुसलमानों का वोट जो है लगभग 60% से ऊपर है, इसलिए वहां पर किसी बीजेपी के यादव जी का जीतना असंभव था। तो विनोद यादव वहां पर दूसरे नंबर पे आए थे। ठीक है, उसके बाद चलिए, उसके बाद कसबा एक विधानसभा सीट है जहां पर कि बीजेपी के यादव नहीं बल्कि हम के यादव लड़ रहे थे। राजेंद्र यादव तीसरे नंबर पर रहे। ठीक है, वो भी स्थिति वही लगभग है।
ठीक है, मोहम्मद आफाक आलम कांग्रेस पार्टी के वहां से जीते। ठीक है, अब चलिए आप आ जाइए धमदाहा में आरजेडी के यादव जी हार जाते हैं। वहां जनता दल यूनाइटेड की लेसी सिंह जीतती है, राजपूत उम्मीदवार जीतती है वहां से। ठीक है, पूर्णिया शहर में यादव जी की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन वहां पर वो कांग्रेस की इंदु सिन्हा को वोट नहीं देते, बीजेपी के विजय खेमका को वोट देते हैं, आप पता कर लीजिएगा। कटिहार में बीजेपी के उम्मीदवार तारकिशोर प्रसाद को वहां के यादव जी वोट डालते हैं, रामप्रकाश महतो को कम वोट मिलता है। ठीक है, मैं आप वहां पता कर लीजिए, सर्वे आपको मालूम हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी है पूरी, मतलब यादवों के सीट पर भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट आरजेडी से बेहतर है। कैसे होता है ये? तो अल्टीमेटली आप अगर गौर से देखेंगे तो सीमांचल वो क्षेत्र है मित्रों जहां पर कि वर्तमान समय में कांग्रेस आरजेडी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो ये मुसलमान और यादवों दोनों को एक साथ लाकर एक मंच पर बैठा सके। कोई नहीं है, और आज से नहीं बल्कि तस्लीमुद्दीन के जाने के बाद से कभी नहीं रहा। उपाय क्या है? क्या उपाय है इसका? इसका एकमात्र उपाय है जो दिखा दिया गया 2024 के लोकसभा चुनाव में। पप्पू यादव ने साबित किया था पूर्णिया में कि पप्पू यादव के कारण मुस्लिम और यादव दोनों एक साथ आए थे पूर्णिया लोकसभा सीट पर। केवल पूर्णिया लोकसभा सीट पर ही नहीं बल्कि कटिहार लोकसभा सीट पर भी आए थे साथ में। केवल एक अररिया में नहीं आ पाए, इसलिए नहीं आ पाए कि चूंकि वहां पर उम्मीदवार आरजेडी के थे। किशनगंज कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए। कटिहार कांग्रेस के तारिक अनवर जीत गए। पूर्णिया पप्पू यादव कांग्रेस समर्थित निर्दलीय जीत गए। अररिया आरजेडी का मुसलमान उम्मीदवार हार गया। तो ये जो फैक्टर है वो बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो 4-5 चेहरे ऐसे हैं कांग्रेस पार्टी के पास जो वापस इन दोनों सब वर्गों को एक साथ महागठबंधन के पास ला सकते हैं। यादव को बीजेपी से छीनकर और एआईएमआईएम से मुसलमानों को छीनकर। उसमें पप्पू यादव के लिए सबसे बड़े सहयोगी हो सकते हैं, अगर मैं बात करूं मुस्लिम नेताओं का, तो तारिक अनवर है, शकील अहमद खान है जो विधायक दल के नेता हैं। ये दो चेहरे ऐसे हैं जो साथ ला सकते हैं। साथ में कन्हैया कुमार वो चेहरा है बिहार की राजनीति में जिसको अपनी जाति के लोग वोट सबसे कम डालेंगे, लेकिन मुसलमानों के बीच सबसे ज्यादा स्वीकार्यता है। तो इन सब बातों को अगर तेजस्वी यादव गौर कर रहे हो, उनके लिए मुख्यमंत्री बनना पहली प्राथमिकता हो, बिहार में सरकार बनाना पहली प्राथमिकता हो, तो सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। नहीं तो 2020 वाली स्थिति फिर 25 में संभव है। और अगर मुसलमान एआईएमआईएम से बाहर नहीं आया, बीजेपी से यादव बाहर नहीं आए, तो फिर तेजस्वी यादव को सीमांचल तो धोखा देगा, तय है। सीमांचल में दोनों वर्गों को एक साथ लाने वाला सबसे बड़ा चेहरा पप्पू यादव कन्हैया कुमार का हो सकता है, जिनके अपील पर मुसलमान तारिक अनवर, शकील अहमद खान वगैरह के सहयोग से वापस महागठबंधन इंडिया अलायंस के साथ आ सकता है। यादव जाति के लोग भी पप्पू यादव को आगे करने से वापस महागठबंधन के साथ आ सकते हैं। तेजस्वी यादव के बस में सीमांचल के कम से कम इन दो वर्गों को साथ लाना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही।